देखिए 1813 से 33 के बीच दुनिया बहुत बदल गई थी। 1809 आते आते रंजीत सिंह भी अंग्रेजों को सरेंडर कर चुके थे। नेपोलियन का भय खत्म हो चुका था। 1818 में मराठों को फाइनली फिनिश कर दिया गया और बाजीराव द्वितीय को पेंशन देके बिट्टूर कानपुर के पास भेज दिया गया, तो जाओ वहां आराम करो। तो पूरे भारत पर अंग्रेजों का लगभग संपूर्ण नियंत्रण हो चुका था। और अब केवल बंगाल की बात नहीं थी, है ना। अंग्रेज बंगाल से लेकर पंजाब तक को छू रहे थे। थोड़ा देर में सिंध में भी जाने वाले थे। सिंध का भ्रमण इस समय कर लिए थे, है ना। पूरा नॉर्थ इंडिया, पूरा का पूरा साउथ इंडिया अब इनके अधीनस्थ आ चुका था। इसलिए अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहना उपयुक्त शब्द भी नहीं था, है ना। फिर भारत के संदर्भ में नजरिया बदल गया था। 1818 में जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा और इस किताब में भारत के इतिहास को उसने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इंडिया में बांटा। उसी ने कहा कि प्राचीन काल हिंदू इंडिया है, क्योंकि हिंदू में आर द रूलर्स। जब मुसलमान आए तो इट वॉज मुस्लिम इंडिया, और जब अंग्रेज आ गए थे इट इज ब्रिटिश इंडिया। और इन्हीं लोगों ने कहा कि इंडिया हैज नथिंग लाइक इंडिजिनस थिंग्स, वट एवर इज इन इंडिया इट हैज कम फ्रॉम आउटसाइड। तो भारत के लोगों को, और जेम्स मिल का जो हिस्ट्री राइटिंग है वो कॉलोनियल स्कूल ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। आगे चलकर इसी को और थोड़ा मॉडिफाइड हुआ तो इंपीरियलिस्टिक स्कूल ऑफ हिस्ट्री है। स्कूल इसीलिए हो जाता है कि आप जब इतिहास लिखते हैं तो आप विशेष विचारधारा से ग्रसित होकर, यानी उस विचारधारा का चश्मा पहन लेते हैं और तब इतिहास को फिर देखते हैं, क्योंकि फ्री होकर नहीं सोचते हैं। तो अंग्रेजों का जो कॉलोनियल या इंपीरियलिस्टिक स्कूल ऑफ हिस्ट्री है, उसका मतलब है कि एक शासक, इंपीरियल या कॉलोनियल शासक के दृष्टि से वो इतिहास देख रहे थे, जहां इतिहास को इस तरह से व्याख्या करना था जो कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व करे, न कि रियल हिस्ट्री को प्रेजेंट करे। जहां ओरिएंटलिस्ट ने भारत के लोगों को सिंपैथेटिक अप्रोच से देखा और संस्कृत और ओरिएंटल लैंग्वेज को रेस्पेक्ट दिया, वही जो आगे के समय जो एनसीईआरटी में भी आपने पढ़ा कि मैकाले ने क्या कहा, तो अब ये लोग रूलर और रूल्ड मेंटेलिटी में आए कि भारत की सभ्यता संस्कृति की प्रशंसा करेंगे तो फिर हम शासक कैसे होंगे। तो रूल्ड को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार करवाना है और हम रूलर हैं, तो हमारा इंडिस्पेंसिबिलिटी भी साबित होना चाहिए, अपरिहार्यता, कि हम न रहेंगे तो तू नहीं रहेगा। तो बहुत सारा थियरी आ गया है, व्हाइट्समैन बर्डन थियरी। उन लोगों ने कहा कि कलर्ड लोग, गोरे लोगों पर भार है, जिससे आप कुछ नहीं कीजिएगा घर में, तब में गार्जियन नहीं कहेगा तो शरीर पर भार है दुनिया में, अगर आप कुछ नहीं कीजिएगा, नहीं बोलता है लोग, तो घर पर भार है गाजी, कुछ कमाएगा उमाएगा नहीं। तो अंग्रेजों ने कहा कि जो कलर्ड आदमी हम लोगों पर भार है, और कुछ तो अंग्रेजों ने कहा कि अंग्रेज पैदा होना तो भगवान की कृपा है, एंड वी हैव बॉर्न टू रूल ओवर द वर्ल्ड, और हम वी आर ऑन ए ग्रेट मिशन टू सिविलाइज द अनसिविलाइज्ड वर्ल्ड। तो भारत के लोगों को कह रहे थे कि हम अपने लिए नहीं आए हैं, तुम असभ्य लोग, नलायक लोग, दुर्दांत लोग,
जो आदमी अपने महिलाओं को जलाता है, जो बेटियों को मारता है, जो हवा से अछूत हो जाता है, इस तरह के लोगों को सभ्य बनाने हम आए। इन्होंने कहा कि हमारे साथ रहोगे तो आदमी बन जाओगे, है ना। इसीलिए भारत के लोगों ने भी कहा कि ब्रिटिश रूल इज बून फॉर इंडियंस। दादा भाई नौरोजी जैसे लोग ने बहुत बाद में भी कहा कि भारत में अंग्रेजों का शासन भारत के लिए वरदान है। ये ही कहलाता है इंटेलेक्चुअल स्लेवरी। इस तरह का बौद्धिक दास था जो बिना बांधे खूंटा में बंध जाए और उसको लगे नहीं कि हमको बाहर निकलना है। तो बौद्धिक स्लेवरी जो होता है वो फिजिकल स्लेवरी से खतरनाक होता है। दिमागे आपका बांध दिया तो हम लोग विदेशी शासन को अच्छा मानते रहे, है ना। तो खैर इस पीरियड में भारत के लोगों को नीचा दिखाने का प्रवृत्ति जोर शोर से चला और कॉलोनियल स्कूल ऑफ हिस्ट्री का यही काम था। और वो कहते थे कि ब्रिटिश एजुकेशन, ब्रिटिश कानून और ब्रिटिश शासन ये आपके लिए इंडिस्पेंसेबल है, इसके बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है। और वो तो भारत जब आज़ाद हो रहा था तब भी चर्चिल बोल रहा था, है ना। तो अंग्रेजों का सोच था कि हम लोगों के बिना भारत तो रह ही नहीं पाएगा, है ना। तो उसी बैकग्राउंड में 1833 का एक्ट आएगा। हालांकि उस समय भारत में भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहा था। राजा राम मोहन राय, हेनरी विवियन डेरोजियो, ये लोग भारतीय समाज में दुर्गुणों को पहचान रहे थे और उसे सुधारने का प्रयास कर रहे थे। इस एक्ट के पहले ही सती प्रथा के खिलाफ एक्ट बन चुका था। विलियम बेंटिक एक यूटिलिटेरियन, जेरेमी बेंथम का विचारधारा है उपयोगितावाद का, उससे प्रभावित गवर्नर जनरल था। और अगर एंटी सती एक्ट पारित हुआ है तो राजा राम मोहन राय का तो योगदान है ही, कम योगदान विलियम बेंटिक का नहीं है क्योंकि वो उस विचारधारा का समर्थक था। ये सब हो चुका था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ और भी लोगों में नाराजगी थी और उसी बैकग्राउंड में ये 1833 का चार्टर एक्ट आएगा। The Charter Act of 1833 was passed in the British Parliament, which renewed the East India Company's charter for another 20 years. This was also called the Government of India Act 1833 or the Saint Helena Act. सेंट हेलेना द्वीप है जहां पर नेपोलियन को रखा गया था। Features of the Charter Act: the company's commercial activities were closed down. It was made into an administrative body for British Indian possessions. यानी कंपनी का सारा व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया गया। कहा कि तुम भी अन्य कंपनी की तरह एक कंपनी हो, देयर इज नो मोनोपोली, है ना। तो जो इनको मोनोपोली मिला था वो पूर्णतः समाप्त हो गया। अब कंपनी सरकार के बदले भारत में केवल प्रशासनिक कार्य देखने के लिए रखी गई। The company's trade link with China were also closed up. The act permitted the English to settle freely in India. This act legalized the British colonization of the country. The company still possessed the Indian territories, but it was held in trust for His Majesty. यानी इसी एक्ट ने किसी भी अंग्रेज को भारत में कहीं भी बसने का अधिकार दिया। बसने का मतलब जमीन भी ले लीजिए, है ना। और भारत में अंग्रेजों के उपनिवेशकरण को कानूनी वैध बना दिया। कंपनी जो है अभी भी इस समय कहा गया कि भारत का पोजेशन कंपनी के पास एक धरोहर है, ट्रस्ट है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का शब्द कंपनी के बारे में बदलने लगा। जब हम ट्रस्ट धरोहर है मतलब कब वो आपसे ले सकते हैं, जब आपके यहाँ धर के गए, रख के गए हैं, इसका मतलब ये आपका नहीं है। ये तो पहले ही बता रहे हैं आपको और शुरू से भी कहिए रहा था, लेकिन अब और भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि धरोहर है आपका। हम 20 साल के लिए रिन्यू कर जरूर रहे हैं, लेकिन
पोजेशन धरोहर है, हम वो ले सकते हैं। वही जो बताए थे, जो पहला इंपॉर्टेंट बात है, यहीं से बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाया, याद रखना है। यहीं से बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल was to be known as गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। Thus the country's administration was unified under one control, एक नियंत्रण साबित हुआ। गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास लॉस्ट देयर लेजिस्लेटिव पावर्स, अब उनका विधायी बॉम्बे और मद्रास का विधायी अधिकार समाप्त हो गया, कानून बनाने का अधिकार समाप्त हो गया। द गवर्नर जनरल हैड लेजिस्लेटिव पावर्स ओवर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया, अब गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत पर कानून बनाने का अधिकार था, यानी विधायी अधिकार मिल गया। The Governor General Council had the authority to amend, repeal, or alter any law pertaining to all people and places in British India, Indian territories, whether British, foreign or Indian native. अब भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक को, भारत का हो, विदेशी हो या अंग्रेज हो, उसके लिए गवर्नर जनरल को कानून में सुधार करने, संशोधन करने, उसको रद्द करने, उसको बदल देने का अधिकार मिला। सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द कंपनी वेर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, तो भारत में जो भी सिविल और सेना का मामला था, तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल सहित गवर्नर जनरल को उस पर नियंत्रण का अधिकार मिला। द गवर्नर जनरल काउंसिल वाज टू हैव 4 मेंबर्स, द 4th मेंबर हैड अनलिमिटेड पावर्स, इसको लॉ मेंबर कहा गया। For the first time, the Governor General's government was called Government of India, and the council was called India Council, है ना। यहीं से भारत की सरकार शब्द का इस्तेमाल हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। और जो काउंसिल है वो इंडियन काउंसिल हुआ। तो भारत, याद रखिएगा, भारत सरकार शब्द का प्रयोग यहीं से शुरू होता है, समझ गए? और है ना, Indian Law Commission. The act mandated that any law made in India was to be put before the British Parliament and was to be called Act. पहले रेगुलेशन कहलाता था, कोई भी कानून बनेगा तो यहां से रेगुलेशन के बदले एक्ट शब्द का प्रयोग हुआ, याद रखिएगा एकदम दिमाग में। रेगुलेशन के बदले एक्ट वर्ड वाज यूज्ड, समझ गए? As per the act, an Indian Law Commission was established. विधि आयोग, भारतीय विधि आयोग की स्थापना हुई। The first law commission had Lord Macaulay as its chairman. It sought to codify all Indian law. संहिताकरण यहीं से शुरू होता है ना। तो आगे चलकर जो आईपीसी, सीआरपीसी है, इसी लॉ कमीशन का परिणाम है। Split in Bengal presidency. The act provided for the presidency of Bengal to be divided into presidency of Agra and Fort William. तो ये यूपी वाला इलाका है, हटा इससे, है ना। बट दिस नेवर केम इनटू इफेक्ट, हालांकि प्रभाव में उस समय नहीं आया। इंडियंस इन गवर्नमेंट सर्विस, दिस वाज द फर्स्ट एक्ट दैट गिव परमिशन फॉर इंडियंस टू हैव ए शेयर इन द कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखिएगा, ये पहला एक्ट है जिसने भारतीय प्रशासन में भारतीयों के हिस्सेदारी की अनुमति दी।
यानी प्रशासन में भी जा सकते थे। It stated that merit should be the basis of employment to government service and not birth, color, religion or race. सरकारी सेवा में जाने का आधार केवल योग्यता होना चाहिए, न कि जन्म, रंग, धर्म या प्रजाति, जो हमारे भी संविधान में है ना। तो प्रैक्टिकली चाहे जितना हुआ हो, थ्योरेटिकली इस कानून में, इस एक्ट ने ये प्रोविजन किया, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा फिर, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द मिटिगेशन ऑफ स्लेवरी एग्जिस्टिंग इन इंडिया एट दैट टाइम। द ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश्ड स्लेवरी इन ब्रिटेन एंड ऑल इट्स पोजेशंस इन 1833। तो स्लेवरी भी समाप्त कर दिया गया, दास्ता को भी कानूनी तौर पर इस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। Tilt towards Christianity. Since the number of British residents in the country was increasing, the act allowed for having 3 bishops in India. बिशप्स उनके हेड होते हैं, तो उसको 3 एक के बदले अब 3 बिशप रहेंगे भारत में। It also sought to regulate the establishment of Christian institutions in India. अब ईसाई संस्थानों को भी रेगुलेट करने के लिए प्रोविजन कर दिया, यानी ईसाई धर्म को प्रमोट करने का प्रयास और भी ज्यादा हुआ। सिग्निफिकेंस, इट वाज द फाइनल स्टेप इन द सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन। भारत के प्रशासन के केंद्रीकरण का एक बड़ा प्रयास था। The ending of the East India Company commercial activities and making it into the British Crown's trustee in administering India. अब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल प्रशासनिक अधिकार उसके पास रह गया। कोडिफिकेशन ऑफ लॉज अंडर मैकाले, प्रोविजंस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट सर्विसेज। तो ये सारा चीज हुआ, तो भारतीयकरण की तरफ ये चला, है ना। भारतीयकरण मतलब भारत का जो हम निर्माण करते हैं, इंडिया एज ए कंट्री। तो इस एक्ट के प्रोविजंस का बहुत योगदान है, क्योंकि इस एक्ट के द्वारा ही आप देखते हैं कि पहली बार भारत सरकार शब्द हुआ, है ना, फिर एक्ट शब्द हुआ, कानूनों का संहिताकरण शुरू हुआ, हर एरिया में अलग अलग कानून था, हर धर्म के लोगों के लिए अलग अलग कानून था। इसी के परिणाम स्वरूप, जैसे हम बार बार बोले कि आईपीसी और सीआरपीसी हमारे देश में आता है, ये उनके लिए भी जरूरी था, क्योंकि जब सब जगह अंग्रेजी शासन कर रहे हैं, तो अगर उनको प्रशासन करना है तो उनको कानूनों में एक रूपता लाना जरूरी था, नहीं तो हर जगह का अलग अलग का कानून पढ़ते पढ़ते वो भी पागल हो जाते। इसलिए जो अधिकारी जहाँ रहे उसे पता हो कि वो केरल में हो या पटना में हो, कानून सेम है, तभी वह न्याय भी कर पाएगा, समझ पाएगा, या उसको आप इधर उधर भी नियुक्त कर सकते हैं। तो इसीलिए 1833 के चार्टर एक्ट का भारत के इतिहास में, संवैधानिक इतिहास में काफी महत्व है।